वीडियो देखने वाले हमारे पहले अध्याय के 4 अंक वाले प्रश्न। इसके पहले वाले जो पार्ट था हमारा पार्ट 1, इसमें हमने जो है हमारे 3 अंक वाले पूरे प्रश्नों को समझा था और उन्हें जो है याद किया था। और आज जो हम 4 अंक वाले प्रश्नों को जो है देखेंगे और आज जो है इस वीडियो में हम जैसे ट्रिक से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बड़े प्रश्न होते हैं और इन्हें जो है आप अगर याद करते हैं तो भी आपको ये ध्यान नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इन्हें डिटेल में जाए तो ये बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी लेकर चलते हैं। जैसे आपका पहला ही प्रश्न देख लिया, अपचायक। तो अपचायक के लिए आपको उपचयन, अपचयन सभी अभिक्रियाओं का ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद ही जो अपचायक आप निकाल सकते हैं। तो सभी के लिए मैं जो ट्रिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो इस जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसका लास्ट वीडियो होने वाला है, तो हम जो इसमें रिवीजन भी करेंगे पूरे चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है यहाँ पर, निम्न अभिक्रियाओं में अपचायक पहुंचाएंगे। अब दोस्तों अपचायक क्या होते हैं? अपचायक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है। अपचायक क्या है? एक पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उपचयन और अपचयन ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। ये जो पूरी है ये अभिक्रिया है और इसमें हमें ये बताना रहता है कि भाई इसमें उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है? अपचायक। अपचायक एक पर्टिकुलर पदार्थ होता है दोस्तों, जिसके बारे में हमें बताना होता है कि भाई अपचायक कौन सा पदार्थ है। जैसे ये NH3 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, NO, H2O कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें अपचायक पहचानना है। तो दोस्तों अपचायक पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है, वो आप ध्यान में दीजिए। अगर आपको कहीं पर भी सिंगल पदार्थ दिखे, जैसे देखिए O2 सिंगल है, O2 सिंगल है, H2 सिंगल है, सिंगल दिखे तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और बाकी जो बचा वो उसका आंसर हो सकता है इस तीर के आगे, ठीक है। तो देखिए जो है सबसे पहले में तो हमने O2 छोड़ दिया, क्या बचा हमारा? NH3 बचा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। दूसरे में हमने O2 छोड़ दिया तो क्या बचा? H2 हमारा आंसर आएगा। तीसरे में हमने ये सिंगल छोड़ दिया तो क्या बचेगा? CuO हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक बार और नोटिस कीजिए दोस्तों, जो सिंगल अगर पदार्थ रहा तो उसको आपको छोड़ देना है। तीर के आगे, ये जो तीर का एरो का जो निशान बना हुआ है, उसके आगे का जो पदार्थ रहेगा वो उसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, ये तो हमने देख लिया कि भाई सिंगल रहा तो उसको छोड़ देना है, बाकी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये 90% चांस है कि ये ट्रिक आपकी फेल नहीं होगी दोस्तों, ये कारगर साबित होगी और ये जो है आपकी फंस जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं उन पदार्थों में, जैसे यहाँ पर देखिए CO, ठीक है, डबल पदार्थ है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आगे की जो अभिक्रिया बन रही है उसमें किसको जो है कौन जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर O जो है 1 है, यहाँ पर O कितने हो गए? 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, आयन में हो रही है वृद्धि, और वही हमें अपचायक कहता है कि जिसके आयन में वृद्धि होती है वही जो है हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पर CO हो जाएगा। जबकि अगर हम देखें तो FeO3 है, लेकिन यहाँ पर क्या बच रहा है? सिर्फ Fe बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, तो ये हमारा नहीं आएगा, यहाँ पर CO हमारा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से इसका आंसर है दोस्तों, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ठीक है। इसके जो आंसर भी आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला का आंसर आपका NH3 आएगा, दूसरे का CO, तीसरे का H2CO, ठीक है। अगला आपका, निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब दोस्तों इसके लिए भी आप ट्रिक याद रखिए, अम्ल और क्षार, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपने सुना है और ये चैप्टर का नेम ही, जो अगला जो चैप्टर आएगा उसका नेम है आपका अम्ल और क्षार। अब दोस्तों जिस भी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार हो गए, उस अभिक्रिया में स्वाभाविक है कि गैस तो निकलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो क्षार होता है आपका, उसमें होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH होता है। तो यहाँ पर HCl गैस आपकी निकल जाएगी या हाइड्रोजन निकल जाएगी आपकी बाहर, ठीक है। और जो आपका जो अम्ल होता है आपका, ओके, एसिड प्रकृति का होता है। और आपको सभी को पता है एसिड में अगर रिएक्शन नहीं भी करवाए फिर भी उसमें से गैस तो निकलती रहती है। तो आपको याद रखना है, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल क्षार होगा उसमें से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। और गैस का निकलना कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? कौन सी होती है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस अभिक्रिया में देखना किस किस में अम्ल है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें हमारा कौन सी गैस निकलेगी, यानी कौन सी ऊष्माक्षेपी। दूसरा देखिए, तीसरा जो है ये आपका क्षार है, देखिए हाइड्रोक्साइड OH, मैंने आपको बताया क्षार के लिए उपयोग होता है, तो इसमें भी आपकी गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपकी कौन सी हो गई? ऊष्माक्षेपी हो गई। अब बचती है आपकी 2। सबसे पहले आती है फेरस सल्फेट का अपघटन। अब दोस्तों देखिए अपघटन कर रहे तो नाम से ही समझ में आ रहा है अपघटन हो रहा है, मतलब निकल कुछ नहीं रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ है, अगर हम उसका अपघटन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कागज है और मैं उसको जलाऊंगा, ठीक है। तो कागज मेरे को उसको अपघटन करना है कागज का, तो मैं क्या करूँगा? उसको जलाऊंगा तो उसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। और हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहती है? जब ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ठीक है, किसी का शोषण से आप याद रखिए, किसी का शोषण हो रहा है, मतलब किसी का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अगर अपघटित हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है ऊष्मा का, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका फेरस सल्फेट का क्या हो रहा है? अपघटन, तो आएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जा रहा है। अब देखिए दोस्तों जल में घोला जा रहा है अमोनियम क्लोराइड को, जिसके भी पीछे Cl लगे वो आसर गैस निकलेगी ही नहीं आपकी, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH3Cl, ठीक है, NH3Cl। तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। अमोनियम का था NH3 और ये क्लोराइड का होता है Cl, और इसको हम काय में जोड़ रहे हैं? जल में जोड़ रहे हैं, यानी H2O, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन बनेगी दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जो अम्ल क्षार का आएगा ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, और जो आपका फेरस सल्फेट का अपघटन का आएगा ऊष्मा शोषी, अमोनियम क्लोराइड का भी आएगा ऊष्मा शोषी, ठीक है।
चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जो मैग्नीशियम की रिबन जब ऑक्सीजन में जलाई जाती है, ठीक है, कोई मैग्नीशियम की रिबन है दोस्तों और ऑक्सीजन में है ना, हम उसको वायु में जला रहे हैं, रोशनी के साथ सफ़ेद यौगिक एक्स बनाती है, ठीक है, और ये जो एक सफ़ेद यौगिक बना रही है जिसका नाम हमें बताना है, ठीक है, एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यदि जलती हुई रिबन को नाइट्रोजन के जार में ले जाते हैं तो जलती हुई यौगिक एक बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें पहला पूछा है कि एक्स और वाई रासायनिक सूत्र लिखिए, एक्स एवं वाई के रासायनिक सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर देखिए वाई यौगिक बन रही है और एक्स भी यौगिक बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला हम देख लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन का Mg, ऑक्सीजन का क्या था O, ये बन जाएगा आपका MgO, ये आ जाएगा इसका एक्स वाला यौगिक है, ठीक है। अब इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनती, यहाँ पर ऑक्साइड बनता है। जैसे मैग्नीशियम का तो Mg मैग्नीशियम तो बनेगा, लेकिन मैग्नीशियम के साथ उसका ऑक्साइड भी बनेगा, तो यहाँ पर MgO हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O, तो ये होगा आपका MgO, ये इसका आंसर आ जाएगा एक्स पदार्थ का। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए आगे पूछा है वाई पदार्थ भी बताना है, ठीक है। तो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से एक्स निकाल लिया। अब देखिए आगे, अब यदि जलती हुई रिबन को हम नाइट्रोजन के जार में डाल रहे हैं, ठीक है, हमारा Mg का क्या है दोस्तों, Mg है, ठीक है, और हम उसको किस में डाल रहे हैं, नाइट्रोजन में, हम लगा देंगे N के जार में डालते हैं तो ये जलती हुई एक वायु यौगिक बनाती है, तो ये होगा MgN। लेकिन ये अधूरा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इसके जो है ऑक्सीकरण संख्या दर्ज करनी होगी, ठीक है दोस्तों, और ये ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालता आना चाहिए, ठीक है, Mg3 अगर आपको निकालते नहीं आती है तो आप जो है इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, आप फिर इसे रट लीजिए क्योंकि काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना तो याद रहेगा। अगला है आपका यहाँ पर पूछा गया हमें, जब एक्स का जल में विलयन बनाया जाता है तो होने वाली अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, ठीक है। तो एक्स जो हमने निकाला था, एक्स क्या निकाला था दोस्तों, MgO निकाला था, ठीक है, पहले वाला एक्स। उसमें क्या मिलाना है हमको, जल मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जल में विलयन बनाया जाता है, तो ठीक है, जल मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर, तो दोस्तों ये MgO है, ठीक है। अब ये दोस्तों Mg है तो हमें इसके साथ कोई क्षारक मिलाना पड़ेगा, तो हम मिला देगा हाइड्रोक्साइड, और इसका जो है हम 2 यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या दर्जा देंगे, बस यही पर आपकी समीकरण बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक्स विलेन था आपका MgO, इसमें हमने मिलाया जल H2O, यहाँ पर हमारे जो इक्वल में बना वो बना MgOH, और यहाँ पर लग जाएगा आपका 2, बस यहाँ पर आपके समीकरण सॉल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि क्या होता है जबकि जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं, ठीक है। जिंक धातु है दोस्तों Zn, इसको हम डाल रहे हैं कॉपर यानी Cu के विलेन में, तो क्या होगा, तो सॉरी कॉपर सल्फेट है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ZnSO4, ठीक है, यहाँ पर जो आपको प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। Cu को अलग निकाल दीजिए आप और जो बचा उसको जोड़ दीजिए, Cu को सबसे लास्ट में निकाल दीजिए और क्या बचा आपका ZnSO4 बचा, तो ये ZnSO4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल से अभिक्रिया बच जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर जो इसके लिखना भी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए Zn रहेगा आपका, वहाँ पे उसने बोला है कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, देखिए जिंक धातु, ये ले लिया हमने जिंक धातु। उसके बाद में बोला है कॉपर का एक टुकड़ा, टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं, ठीक है, जिंक का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं, ठीक है। ये है आकाश कॉपर सल्फेट का विलेन, तो इसके इक्वल में क्या आएगा दोस्तों, ZnSO4 आ जाएगा, ठीक है, ZnSO4, और यहाँ पर आपका Cu, ठीक है। तो क्या बच जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो Zn है वो कॉपर सल्फेट से सल्फेट को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। तो वही हम लिख देंगे कि भाई जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं तो विलेन का रंग उड़ जाता है, ठीक है। आप ये याद रखते हैं क्योंकि जिंक कॉपर से विस्थापित करके रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं लिख सकते, आपको याद नहीं रहता है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, जब जिंक धातु का टुकड़ा हम कॉपर सल्फेट के विलेन में डालते हैं तो विलेन का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और जो है जो जिंक है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलेन से प्रतिस्थापित कर देता है। इतना साफ लिखिए। अगला है आपका एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम है आपका, ठीक है, ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम में आपका Al और यहाँ पर आपका HCl, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल में आपका बनेगा, यहाँ पर तो सबसे पहले तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपकी एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये निकल जाएगा और वहाँ से आपके हाइड्रोजन गैस जो है आपसे विस्थापित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप सिंपल से इसे अभिक्रिया करके देखिएगा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं एक बार बुक में चेक करूँगा और जो इसे आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो है इसका सही तरीका मैं आपको इसके बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन थोड़ी सी गलत बन रही है, मैंने सॉल्व करके देखा उसको। चलिए देखिए तीसरा देखते हैं हमारा सिल्वर धातु का एक टुकड़ा, ठीक है दोस्तों, सिल्वर धातु है हमारी Ag, ठीक है। एक का टुकड़ा कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में डाला जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलेन में हमने डाला तो उसका संतुलित रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, Ag को SO4 से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका AgSO4 बन जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, Cu बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जब सिल्वर
के एक टुकड़े को, सिल्वर के धातु के टुकड़े को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो जो सिल्वर क्या करता है, CuSO4 से SO4 को विस्थापित कर देता है। ठीक है, बस इतना सा आप लिखिए। तो दोस्तों हमारा पांचवा और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। अब दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है और इसके आने की संभावना है। अगर इस चैप्टर से आपका 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है तो एक तो आपका रासायनिक परिवर्तन या अपचायक, इन दोनों में से कोई ना एक क्वेश्चन तो एक 4 अंक में आपको इसमें पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन दोस्तों वे होते हैं जिससे मैं अगर कोई चीज़ अगर कोई बनाऊँ, जैसे अगर मैं कोई चीज़ अगर बनाऊँ, जैसे मैं अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ है, और मैं क्या करता हूँ, कागज़ को 2 हिस्सों में फाड़ देता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे कागज से वापस ये ऐसा ही कागज प्राप्त करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको जोड़ सकता हूँ। ठीक है, वो कागज को जो रिसाइकल कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, उसको चिकट्टे मार के कैसे भी करके उस कागज को मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर कोई पदार्थ है जब आप उसको तोड़कर भी वापस जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में आप वापस लौटा सकते हैं, तो वो हो जाएगी आपके भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक में ऐसा नहीं है। रासायनिक में अगर कोई आपके पास पदार्थ है तो वो अगर आप किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको वापस वो पदार्थ में नहीं बना सकते, और अगर बना भी सकते हैं तो काफ़ी मुश्किलों को, जो कि असंभव सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चीज़ तो आपको समझ गए। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें हम जो पदार्थ होता है उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटा सकते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जबकि इसके विपरीत आ गया था। ठीक है, थोड़ी सी खांसी आ गई थी, गला खराब हो गया था। चलिए देखते हैं हमारा, जैसे देखिए पेट्रोल का वाष्पीकरण। अब दोस्तों देखिए मेरे पास पेट्रोल है, ठीक है, अब ये अगर वाष्पित हो रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर ये हवा में उड़ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इससे जो है राउंड अप कर सकता हूँ, यहाँ से कोई पतरा लगा सकता हूँ, जिससे अगर मैं इसे नीचे से अगर हीट भी देता हूँ तो पेट्रोल यहाँ से वाष्प बन के मुझे वापस जो है यहाँ पर एक कटोरे में प्राप्त हो सकता है। या फिर मैं इसकी वाष्प को इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी वाष्प को क्या कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ, पेट्रोल की वाष्प को। ठीक है, जैसे बहुत सारे, जैसे आपने LPG देखी होगी, LPG गैस। ठीक है, तो LPG गैस दोस्तों ये होती है कि ये गैस होती है। ठीक है, जबकि ये जो लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करके दबाई जाती है, तो पेट्रोल भी वही होता है दोस्तों, ये भी गैस ही है, बस ये कंप्रेस करके दबाई जाती है आपकी। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पेट्रोल का वाष्पीकरण, ये जो आपका भौतिक परिवर्तन आएगा, ठीक है, क्योंकि भौतिक अवस्था में हो रहा है, हम इसे वापस उसकी अवस्था में लौटा सकते हैं। ठीक है, अगला आपका LPG का दहन। अब दोस्तों LPG यानी ये LPG गैस हो गया ना, आपका जो गैस चूल्हा आप जलाते हैं वो अगर हो रहा है तो क्या आप जो धुआं उससे निकल रहा है, जो धुआं, देखिए मैं यहाँ पर गैस जला रहा हूँ, LPG का गैस जला रहा हूँ और इससे ये धुआं निकल रहा है, तो क्या मैं इस धुएं को पकड़ के वापस से LPG में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो LPG का दहन, ये कौन सी अभिक्रिया आएगी, रासायनिक परिवर्तन। अगला आपका लोहे की छड़ को रक्त से तप्त करना। जैसे अब देखिए कोई दोस्तों मेरे पास लोहे की छड़ है, ये जैसा बोल रहा है, उसे रक्त से तप्त कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे रक्त से सब भर देता हूँ, उसके ऊपर रक्त डाल देता हूँ। अब दोस्तों मुझे ऐसा है कि भाई मुझे रक्त, जो मेरी वापिस जो पहले की जैसी लोहे की प्लेट है वो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस पे से जो ये रक्त को साफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है मेरी लोहे की वापिस छड़ आ जाएगी, इस पर पानी डाल दूंगा, इसको साफ कर दूंगा कपड़े वपड़े से। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका दूध का दही जमना। अब दोस्तों मेरे पास ये मान लीजिए दूध है, ठीक है, 1 लीटर दूध है और मैं क्या करता हूँ, उसका दही बनाता हूँ। ठीक है, अब मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मुझे दही नहीं खाना, मुझे वापस दूध चाहिए, तो क्या मैं दही से दूध बना सकता हूँ? तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन आएगा। ठीक है, जिस परिवर्तन में हम जो है पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं जिस अवस्था में पहले था, तो वो आएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला आपका ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया, इसे आपको याद रखना है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर का रिवीजन मारते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने शुरू किया था। सबसे पहले आपको वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हटाने के लिए जिससे साफ किया जाता है। अगला आपका कोई पदार्थ का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, मैंने आपको बताया बुझा हुआ चूना जो होता है उसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, इसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो जाता है। अगला आपका ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी क्या होती है, जिसमें जो ऊष्मा का शोषण होता है उसकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में जो आपको जो कोई भी उदाहरण दे देना है, लेकिन यहाँ पर आपको ऊष्माशोषी में जो है आपको चूने का उदाहरण दे देना है, जो मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है समझाया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलाकर वे जो है ऊष्मा का शोषण कर, ऊष्मा को उत्पन्न करता है, इसलिए जो शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं। अगला आपका विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अंतर पूछा है विस्थापन द्विविस्थापन में। तो विस्थापन में दोस्तों क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से पृथक कर देता है, जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगला आपका अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अवक्षेपण अभिक्रिया आपको लेना है जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तो एक हमें अवक्षेप पदार्थ, श्वेत रंग का एक अवक्षेप पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं अवक्षेपण। अगला आपका लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं?
क्योंकि दोस्तों लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि उन पर जंग ना लगे। ठीक है, अगला आपका तेल एवं वसक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा तेल एवं वसक्त खाद्य पदार्थ वायु आर्द्रता के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उन्हें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से प्रभावित करते हैं। अगला आपका यहाँ पर वियोजन संयोजन में आपको विपरीत क्यों कहा गया? तो आपको वियोजन की पहले परिभाषा लिखनी है कि भाई वियोजन में जो है एक अभिकर्मक टूटकर दो उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन में क्या होता है, दो अभिकर्मक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 अंक में अपचयक पहचानने की बात की थी, तो अपचयक आपको पहचानना आना चाहिए दोस्तों। ट्रिक बताई थी मैंने, अगर सिंगल है किसी भी अभिक्रिया में, अगर सिंगल पदार्थ है तो आपको जो उसे छोड़ देना है, बाकी जो पदार्थ बचा वो होगा आपका आंसर। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका सिंगल पदार्थ नहीं है तो आपको क्या देखना है, इधर किसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो पदार्थ है उसमें इधर किसका नुकसान हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर CO है और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, CO2 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो माइनस में और यहाँ पर पहुंच रहा है प्लस में, मतलब इसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो हम उसे कहते हैं अपचायक, और अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उसे हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, अगला आपका ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो मैंने आपको बताया था अम्ल क्षार को उठाइए, अम्ल क्षार अगर है तो वो आएगी आपकी ऊष्माक्षेपी में। तो देखिए यहाँ पर दूसरा तीसरा हमारा अम्ल क्षार है, पहला अम्ल है दूसरा क्षार है, तो आगे आपकी ऊष्माक्षेपी, और अगर क्लोराइड और सल्फेट है तो वो आएगी ऊष्माशोषी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आ जाएगा। अगला मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और अगर इसी को अगर अपन नाइट्रोजन के जार में डालेंगे तो Mg, ठीक है, NO, ठीक है, Mg का आपका जो ऑक्सीजन संख्या 3 और ये नाइट्रोजन की 2, तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों आपका। अगला आपका जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर के विलयन में डालते हैं तो ZnSO4 आएगा आपका। ठीक है, ZnSO4, और यहाँ पर आपको इसकी अभिक्रिया में हमने क्या क्या किया दिख देना है। अगला आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है, तो मैंने आपको बताया भौतिक परिवर्तन जिन्हें पलट सकते हैं अपन, यानी अब जो पदार्थ से जिस पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं उसे वापस उस पदार्थ पर लेकर आ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन, इनको तो आपको भौतिक रासायनिक में ही लेके जाना है, चाहे आपको तेल का वाष्पीकरण पूछे, पेट्रोल का पूछे, डीजल का पूछे, किसका भी वाष्पीकरण पूछे, किसका भी ऊर्ध्वपातन पूछे, वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। बचे हमारे तीन से आपका दूध का दही जमना, तो आप सभी को पता है हम दही से दूध कभी नहीं बना सकते, जब हम पर समीकरण पलट नहीं सकते तो हम उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। आप सभी को पता है कि हमारे पास अगर लोहे की छड़ है और वो अगर कहीं पर गीली हो जाती है, तेल में डूब जाती है, रक्त से तृप्त हो जाती है, तो हम जो है उसे वापस सुधार सकते हैं, हम उसे कपड़े से पोंछ कर जो वापस नई जैसी बना सकते हैं। और LPG का दहन आप सभी को पता है कि हम LPG के धुएं को पकड़कर LPG गैस नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इस प्रकार से आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है। अगर मैं इसके संभावित प्रश्नों की बात करूँ दोस्तों, ठीक है, अगर आपको 3 अंक से इस अध्याय से प्रश्न पूछा जाता है तो वायु में मैग्नीशियम रिबन वाला पूछा जाएगा, वहां से लेकर आपका ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी पूछा जाएगा, विस्थापन द्विविस्थापन संयोजन वियोजन। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर यहाँ से आपको संभावित 4 अंक के प्रश्न अगर बनते हैं तो 4 अंक के प्रश्न में आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपका बन जाएगा 4 अंक में, वहां से लेकर आपका 4 अंक में यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और औपचायक उपचायक। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी ये जो चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम देखेंगे, लेकिन बहुत बाद में देखेंगे, लेकिन आप जो इसकी प्रिपरेशन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप जो है इस चैप्टर पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।